हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ ICSE एंड CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, this is practice questions video, so it is same for both boards. When I will make PYQ video, then it is separate for both boards. So let's start the video. This is the first question. Here we go. What is the SI unit of electric power? आपको दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर देना है उसका, फिर आप वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है। तो आप पहले खुद आंसर कीजिए, फिर आप वीडियो में देखिएगा कि आंसर आपका सही है कि नहीं। सो कम ऑन, टेल मी व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? जूल सेकेंड, वॉट, जूल्स, एम्पियर। क्या है आपका सही आंसर? वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। सो इसका राइट आंसर है वॉट। और जूल्स सेकंड है जो, वो कोई यूनिट नहीं होती है। जूल्स होती है एनर्जी की और वर्क की, एम्पियर होती है करंट की, बट जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी होती है वॉट। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको MCQs भी मिलेंगे, शॉर्ट आंसर्स भी मिलेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी मिलेंगे। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और ये एक प्रैक्टिस सेट नहीं, आपके ऐसे बहुत मैं प्रैक्टिस वीडियोस डालूंगा जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को। सो इसका आंसर था वॉट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2 इफ दे आर जॉइंट इन पैरेलल सीरीज, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैम इज सेम टाइम इज इन द रेशियो। ये क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिए, ये पैरेलल नहीं है। मीन्स हमने जब इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनका रेशियो दिया रेजिस्टेंस का 1:2, और हमने जब उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया तो एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी उसका रेशियो क्या होगा सेम टाइम में। आपको इसका आंसर देना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। सो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको अब। सो करेक्ट आंसर इज़ 1:2। जिनका भी करेक्ट आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, और जिनका भी नहीं आया है उनको मैं सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। सो देखिए, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है जब हमें रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है। सो आप देख सकते हैं E=P/T होता है। अब आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, हमने P का फॉर्मूला पढ़ा है I²R। वैसे बहुत फॉर्मूले होते हैं पावर के, एक होता है V²/R, पर देखिए V²/R तब लगेगा जब कोई भी रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे, पर जब भी कोई रजिस्टर्स सीरीज़ में लगे होंगे तो आप P का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पावर का फॉर्मूला लगाएंगे I²R। ये आपको याद रखना है कि ये दोनों फार्मूलों में से आपको कब कौन सा यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, सो सीरीज़ के लिए करंट सेम होता है तो I²R लगाएंगे। और अगर ये दिया होता कि पैरेलल में लगाएंगे तो V²/R लगाते, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सो हमने ये फॉर्मूला लगाया I²RT। सो आप देख सकते हैं जो करंट होता है वो सेम होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो I यहाँ पे सेम है, और क्वेश्चन में दिया है कि टाइम भी सेम है। सो आप देख सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से जब ये दोनों चीज़ सेम है तो आप देख सकते हैं एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के। सो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो जब हम इससे रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, E1/E2 = R1/R2। सो R1/R2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 1:2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। सो बेसिकली इसमें ये निकल के आता है कि आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे।
और ये फॉर्मूले कब कहाँ यूज़ करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। जब I²R होगा तो आपको ये सीरीज़ में लगाना है, और जब V²/R होता है वो अपन को पैरेलल में लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कनेक्टेड इन अ हाउस। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक घर में अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं तो वो हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर है वोल्टेज। देखिए पावर इसलिए सेम नहीं हो सकती क्योंकि हर अप्लायंस एक अलग पावर पे काम करता है, और रेजिस्टेंस जब अलग पावर पे काम करता है तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा और करंट भी अलग होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ एक फार्मूले से कनेक्ट है, P=I²R। अगर एक चीज़ भी अलग हैगी तो बाकी चीज़ों को भी अलग होना चाहिए। बट जो वोल्टेज है, अब अपने घर में जैसे जो हाउस होल्ड है उसमें अपना वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, और वो फिक्स है, वो हर अप्लायंसेस के लिए सेम है। वोल्टेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए हाउस में लगे हुए वो सेम रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पावर स्टेशन द पावर इज ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज बिकॉज। मीन्स जो पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन से अगर मान लीजिए हमें सिटी में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो एक हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसफ़र की जाती है, इसका रीज़न क्या है। आपको राइट आंसर मार्क करना है। पहला ऑप्शन है, इट इज़ जनरेटेड ओनली एट हाई वोल्टेज, मीन्स उसे हाई वोल्टेज पे ही बनाया जाता है तो हाई वोल्टेज पे ही उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज इज़ लेस डेंजरस, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो हाई वोल्टेज पे होती है वो कम डेंजरस होती है, या क्या ये इसका आंसर है। थर्ड ऑप्शन है, देयर इज़ अ लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। फोर्थ है, इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज। इसमें से राइट आंसर क्या है, प्लीज़ मार्क करिए वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा बोर्ड के टाइम्स में, और जो PYQ होते हैं वो भी मैं अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग सॉल्व करूंगा। ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसमें कोई भी बोर्ड के हों तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर को मार्क करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, इट इज़ जनरेटेड ओनली एट हाई वोल्टेज। ऐसा नहीं है, हम इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज पे भी बना सकते हैं, तो ये आंसर गलत है बिल्कुल ही। सेकंड है, इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज इज़ लेस डेंजरस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हाई वोल्टेज पे तो डेंजरस कम होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर उसका वोल्टेज ज़्यादा है तो मीन्स वो डेंजरस तो वैसे ही है। अब फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, मीन्स हाई वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बनाना वो एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो यहाँ बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन की। मतलब अगर हमें पावर स्टेशन से सिटी में अगर हमें लाइट लाना है तो उसमें तो उससे एक्सपेंसिव, और उसका क्या मतलब, इसलिए ये ऑप्शन भी इररेलेवेंट है। सी ऑप्शन देखिए, देयर इज़ अ लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। देखिए यही इसका आंसर है, सी ऑप्शन। देखिए बिकॉज जब एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं हाई वोल्टेज पे तो कम एनर्जी का लॉस होता है। पावर जहाँ पे बनती है, मीन्स पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम हाई वोल्टेज पे कर देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, और जब वो सिटी में आता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसे लो वोल्टेज पे फिर से कर देते हैं। मीन्स ऐसा कर देते हैं कि जो घर के अप्लाइंसेस हैं वो चल सकें। है ना, यही इसका सही आंसर है, देयर इज़ अ लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। Let's come to the next question. Question is, electric bulb is rated at 60 watt to 40 volt when its switch is on the current flowing through it. मीन्स आपको बताया गया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वाट पे काम करता है, मीन्स ये आपको पावर दी है, और 240 वोल्ट पे काम करता है, मीन्स ये आपको वोल्टेज दिया है, और जब ये स्विच ऑन कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आपको करंट की वैल्यू का आंसर देना है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, प्लीज़ मार्क करिए वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को मार्क करिए। राइट आंसर इज़ 0.25। देखिए आंसर क्या है, देखिए आपको P दिया है, आपको V दिया है, और आपसे I पूछा है। जब आपको ये पता है कि पूछा क्या है और दिया क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन से आप फॉर्मूला सोचिए। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, P=VI। हमें P की वैल्यू दी है 60, V की वैल्यू दी है 240, और I हमें निकालना है। 60 डिवाइडेड बाई 240, आप इसे सॉल्व करिएगा तो आएगा आपके पास 0.25।
सो करेक्ट आंसर इज 0.25। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये तो हुए MCQs क्वेश्चन। अब थोड़े शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस आपको सोचना पड़ेंगे। देखिए मीन्स अब आप वीडियो को सच में पॉज करिए और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा जिससे कि आपको इसका आंसर आप लिख सकें और सॉल्व भी कर सकें। देखिए, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स लेंथ इज डबल, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। मीन्स हमने किसी वायर को मतलब पुल करके उसकी लेंथ का डबल कर दिया, तो इसमें इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। मीन्स अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वायर का। पहले वायर का रेजिस्टेंस अगर R रहा होगा, तो अब जब उसकी लेंथ को हमने खींचकर डबल कर दिया, तो अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। मीन्स न्यू रेजिस्टेंस क्या है ये आपको बताना है। सो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ। मैं आंसर बताने के साथ साथ सॉल्विंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसे मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं, अगर क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा है वो अगर आपको पता है, तो अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे ट्रिपल भी आ जाए, 4 भी आ जाए, जितना टाइम्स चाहे, अगर n टाइम्स भी आ जाए तब भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस डाले हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी होती रहे। सो आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, सोल्यूशन में क्या लिखा है देखिए। आप समझिए, लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल कर दिया तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। वॉल्यूम क्या होता है, किसी वायर का क्रॉस सेक्शन। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन्स द सेम, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, V इजिकल्स टू A इंटू L। अब हमें ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सो अगर हमने लेंथ को चेंज किया है तो लेंथ का चेंज करने का जो इफ़ेक्ट है वो किस पे आएगा, वो इफ़ेक्ट आएगा एरिया पे। सो लेंथ चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बट एरिया चेंज हो जाएगा। और किस तरीके से होगा देखते हैं। देखिए, सो व्हेन अ लेंथ इज डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गेट्स हाफ। मीन्स देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे देखिए ये दिया है V इजिकल्स टू A इंटू L, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। सो अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया और हमें फिर से इसे V करना है तो हमने लेंथ को डबल किया है। अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया और हमें दोबारा फिर से वॉल्यूम को V ही रहना है तो हम एरिया को आधा कर देंगे। सो देखिए 2 से 2 कैंसिल, A इंटू L, और A इंटू L को हमने V कहा था, तो वापस मीन्स वही क्वेश्चन आ गया ना। सो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। अगर हमने लेंथ को डबल किया है तो एरिया आधा हो जाएगा। अगर हमने लेंथ को 4 टाइम्स किया है तो एरिया 1/4 हो जाएगा। अगर हमने एरिया को लेंथ को अगर हमने n टाइम्स किया है तो एरिया 1/n टाइम्स हो जाएगा। सो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। इफ़ लेंथ एंड एरिया आर द ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया, मीन्स अगर हम L और A को मान लें ओरिजिनल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इजिकल्स टू रो L इंटू A, रो L अपॉन A। सो आप देख सकते हैं हमने इसमें लेंथ डबल कर दी। देखिए अब आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि एरिया हमने आधा करा या क्या करा। अगर आपको ये दिया गया है कि लेंथ आपने डबल करी है तो आपको अब खुद ही समझ जाना कि वॉल्यूम सेम होता है तो एरिया अपने आप ही हाफ हो जाएगा। सो इसमें अपने आप देखिए लेंथ को डबल किया तो एरिया अपने आप हाफ हो गया, तो ये ऊपर गया तो ये 4R हो गया। मीन्स जो अब न्यू रेजिस्टेंस होगा वो न्यू रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। सो वैसे आप इससे कर सकते हैं, बट इसकी एक ट्रिक भी है। मान लीजिए आप अभी तो आपको अगर ये वैसे दिया है थियोरेटिकल क्वेश्चंस में दिया है तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको एक ये MCQs में दिया है और आपको जल्दी करना है तो आप क्या करिए, आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब आप देखिए अब हमने लेंथ को डबल किया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, तो ये 4 टाइम्स हो गया, तो मीन्स 4R इज़ द आंसर। अगर यहाँ n टाइम्स भी करते हैं तो आप NR लिख दीजिएगा, फिर इसका नया रेजिस्टेंस NR हो जाएगा, सॉरी N स्क्वायर R। सो मीन्स N स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगर कितना भी हम लेंथ को करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो L स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, पर ये ट्रिक आप तभी लगाइएगा जब आप MCQs कर रहे हो, वरना आपको यही फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करना होगा। सो इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि हमने अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, सो एरिया कितना हो जाएगा ये बताइए आप, और ये बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो देखिए अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया तो एरिया 1/3 हो जाएगा। मीन्स अब एरिया हो जाएगा, अगर पहले एरिया A है तो अब हो जाएगा A/3, और जो रेजिस्टेंस है वो अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3L
अपॉन A/3। सो ये 3 जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9। सो मीन्स आ जाएगा 9R। सो देखिए 3 था तो 9 हो गया, मीन्स n²। सो आपको ये याद रखना है, R इज इक्वल्स टू L²। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट अ बल्ब इज रेटेड एट 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। आप अगर दुकानों में भी जाते होंगे तो आप कोई भी अगर एक अप्लायंस ले रहे हैं तो उस पर भी ये लिखा रहता है कि अगर आप कोई भी मटेरियल लेने जा रहे हैं, जैसे बल्ब है तो उस पर लिखा रहता है 60 वॉट 220 वोल्ट। सो इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपके मंडे टेस्ट में भी ये काम आ सकते हैं। सो आंसर दीजिए, इसका वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको इसे समझाते हुए लिखना होगा। ट्राई करिए, ट्राई करिए। सो मैं बताने जा रहा हूँ आंसर इसका। सो हियर इज़ द आंसर। द गिवन स्टेटमेंट मीन्स डैट द गिवन बल्ब कंज्यूम 60 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। देखिए क्योंकि रेटेड है ना, तो हमने देखिए पढ़ा था, जो वो होता है पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। सो देखिए 60 वॉट दिया है तो मीन्स पावर की वैल्यू 60 वॉट है। तो देखिए हम वॉट को क्या लिखते हैं, 60 जूल्स पर सेकेंड, और ये जूल्स पर सेकेंड को ही कहते हैं हम वॉट। ठीक है, तो ये जो जूल्स पर सेकेंड है तो इसी से हमने निकाला है कि ये जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जब हम वोल्टेज कितना यूज़ करेंगे, 220 वोल्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट को हम क्या कहते हैं, जूल्स पर सेकेंड भी कहते हैं। सो वॉट को जूल्स पर सेकेंड कहते हैं। सो इसका मतलब यही हुआ, द गिवन स्टेटमेंट मीन्स डैट द गिवन बल्ब कंज्यूम 60 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सो इसी तरीके से वैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए एक केस के लिए कि आपके उसमें पेपर्स में ना पूछे जाए, बट क्या है कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यही लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है, जिससे कि आपको जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका मतलब समझ आ जाए, और क्या है आप क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से कर पाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। देखिए हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H=I²RT। सो इसका यूज़ क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, आपको ये बताना है। सो ट्राई द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चंस, बट आप ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई में भी कभी कभी आपका आंसर सही हो सकता है। सो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, और इसी तरीके से आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है और मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लिया है क्योंकि ये हो चुका है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर मीन्स आप पढ़ना चाहते हैं ये चैप्टर, तो आपको इसका लिंक, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप नोट्स भी इसके लेना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक भी मैंने PDF में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है PDF फॉर्म में। सो आपको इसके वीडियो लेक्चर्स भी मिल गए, इसके नोट्स भी मिल गए, और अब मैं आपको खुद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं इसके 1-2 लेक्चर और बनाऊँ प्रैक्टिस पे। सो उसका मतलब क्या है, हो रही है प्रोड्यूस, उसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। सो देखिए, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स ये जो फ्यूज़ वायर की वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेस्ड है। फ्यूज़ वायर इज़ मेड फ्रॉम अ लो मेल्टिंग अलॉय। मीन्स हम उसे फ्यूज़ वायर को इस मटेरियल से बनाते हैं जो लो मेल्टिंग होता है, मीन्स थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करने पे वो मेल्ट हो जाएगा। देखिए, व्हेन द लार्ज करंट पासिस थ्रू द सर्किट, दिस फ्यूज़ वायर गेट्स हीटेड अप एंड मेल्ट्स अवे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ब्रोकन एंड फर्दर डैमेज इज़ प्रिवेंटेड। देखिए अब देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है और 5 एम्पियर की करंट हमारे घर में आती है। बट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि करंट मान लीजिए जो लिमिट है उससे एक्सीड कर गई, मान लीजिए 7 एम्पियर का करंट आपके घर में आ रहा है और चाहिए अप्लाइंसेस को कितना है, 5 एम्पियर। तो ये जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही आ रहा है। सो इस केस में क्या होता है,
अगर अप्लायंस की कैपेबिलिटी 5 एम्पियर करंट लेने की और अगर उसमें हम 7 एम्पियर का करंट देंगे तो जो अप्लायंस है वो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से आपके अप्लायंसेस या फिर जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, वो अगर ख़राब ना हो तो इसके लिए हम इसलिए हम फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं, मीन्स फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़ पहले यूज़ किया करता था, आजकल तो एमसीबी यूज़ होती है। फ्यूज़ हम इसलिए ही यूज़ करते हैं। इससे आपका अप्लायंसेस भी बच जाता है। जो फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूज़ वायर होता है, वो फ्यूज़ वायर को हम बहुत इस मटेरियल का बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है, मतलब ऐसे मटेरियल का इसलिए बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा करंट फ्लो हुआ लिमिट से, क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से देखिए हमने लो मेल्टिंग वैसे ही यूज़ किया है, तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है हीट से। इससे क्या होगा, जब वो वायर कट ऑफ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाता है, और सर्किट जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर करंट फ्लो नहीं हो पाता और आगे फिर डैमेज भी नहीं हो पाता अप्लायंसेस का। इसी वजह से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस तरीके से, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का किस तरीके से यूज़ है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, वो मैंने आपको बताया है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्यूज़ होता है वो हम लो मेल्टिंग अलॉय का बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा करंट फ्लो होने से, इससे क्या होगा, I2RT, तो मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या है, ये जो लो मेल्टिंग वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट होने के बाद जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो फर्दर डैमेज है वो बच जाएगा। फिर हम वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से वो चालू हो जाएगा, और मीन्स अब आपका जो अप्लायंस है वो बच चुका है। और है ना, क्या कहते हैं, ये पहले यूज़ किया जाता था, आजकल अब हम एमसीबी यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस में आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको देखिए न्यूमेरिकल्स और मतलब थ्योरी के अलावा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी हो जाए, और अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज भी हो जाए। So here is the next question. Please try it. Pause the video and try it. The question is, an electric heater is used on a 220 volt supply and takes a current of 5 ampere. मीन्स कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है और उसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर की वो ले रहा है। इसमें क्या है, हमें पहला क्वेश्चन है इसका कि हमें पावर बतानी है, और सेकंड क्वेश्चन है हमें कॉस्ट बतानी है यूजिंग द हीटर फॉर 1 आवर। मीन्स अगर 1 किलोवाट आवर जो है उसका अगर 50 पैसे लग रहे हैं, अगर हम उसे 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे, इसका कॉस्ट क्या होगा। देखिए आपको दोनों क्वेश्चन बताना है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ट्राई द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो, ट्राई इट। पावर तो कोई इशू नहीं है, पावर तो आप निकाल ही लेंगे। देखिए आपको V दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है, और I दिया है, I मीन्स करंट दिया है। पावर तो आप निकाल लेंगे VI से, P=VI। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। हेयर इज़ द आंसर। जिनका आंसर आ चुका है बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है, P आ रहा है 1.1 किलोवाट, एंड जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 0.55। अगर आपका आंसर सही आ रहा है अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया वो देखिए आपको, देखिए यहाँ पे V दिया है, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, और आपको करंट दिया है 5 एम्पियर। पावर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप V और I की हेल्प से पावर निकाल सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, P=V/I। हमने देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया है, P=V/I। देखिए V कितना है 220 और 5 एम्पियर, तो VI से हमने निकाला तो ये आ गया 1100 वोल्ट। आप देखिए अभी घर की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉस्ट हीटर की निकालना है। देखिए अब हमें कॉस्ट निकालना है सेकंड केस में, बट देखिए इसमें लिखा है 1 किलोवाट आवर के हमें दिए हैं 50 पैसे। ये जो पावर आई है हमें इसको किलोवाट में चेंज करना होगा। हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1.1 किलोवाट। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। मीन्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमें निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज़ हुई है और मतलब कितने टाइम के लिए यूज़ हुई है। उसमें हम 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे
हमें कॉस्ट आ जाएगी, मीन्स हमने कितनी देर के लिए यूज़ किया और 1 घंटे का उसमें कितने पैसे हैं। सो अब देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली VIT से, तो V यहाँ पे 220 वोल्ट, यहाँ पे 5 एम्पियर और 1 आवर के लिए हमने उसे यूज़ किया है। सो एनर्जी आ गई है 1.1 किलोवाट आवर। आप यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते हैं P इंटू टी से, तो P आपको दिया ही था, मतलब आपने निकाल लिया है 1.1 और T है वो 1 आवर रहेगा, क्वेश्चन में दिया है 1 आवर। सो आपने इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल लिया 1.1। सो देखिए पूरी एनर्जी हमें ये यूज़ हुई है 1 घंटे में, और 1 घंटे के पैसे कितने, 50 पैसे। तो हमने 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं 0.55 रुपीज़ इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, और आई थिंक कि आपको क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्ट, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते क्वेश्चंस को, बट ये है कि आपके पेपर्स में भी ये इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी सेशंस आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ के और डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चंस का। सो वीडियो से बने रहिए। सो हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट 220 वोल्ट कैलकुलेट। मीन्स अगर आपको मीन्स पावर दी है और आपको वोल्टेज दिया है, सो अब आपको ये सारे क्वेश्चंस निकालना है। ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, मीन्स आप देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, सो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो रही है। पहला आपको करंट निकालना है, दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है, तीसरा एनर्जी कंज्यूम्ड 2 आवर्स में निकालना है, और फोर्थ है द कॉस्ट इफ द 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट 50 पैसे। वैसे क्वेश्चन है तो ईजी, बट आप देखिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। मान लीजिए अगर माइनस ये 5 मार्क्स का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्वेश्चन को ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को, ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिया है, जैसे यहाँ पे पावर नहीं लिखा है तो बैठ से ही आपको पावर दी है। सो अगर आपको यूनिट्स भी याद हैं कि किसकी यूनिट क्या है, तो आप उससे बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पावर नहीं लिखा है, बट अपन को पता है ये पावर है, क्योंकि किलोवाट है वो पावर की यूनिट होती है। तो अपन को पावर दिया है क्वेश्चन में, गिवन है, और सेकेंड अपन को दिया है 220 वोल्ट, मीन्स अपन को वोल्टेज दिया है 220। सो यहाँ पर अपन को P दिया है, V दिया है। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका करंट। सो पहला क्वेश्चन है आपका करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, हमें एक ही फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करिए, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। सो आप देख सकते हैं, सो आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको करंट निकालना है, तो करंट हो जाएगा P अपॉन V। सो P आपको दिया है 4 किलोवाट आवर है, तो अगर आपको उसमें करना है तो ये हो जाएगा 4000 वाट, और है ना ये 2 हो जाएगा 220 वोल्ट। सो आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर देखिए, करंट निकालना है, आई इजिकल्स टू P अपॉन V। P दिया है आपको 4000 वाट और ये दिया है 220 वोल्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.2 एम्पियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। सो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो होता है P इजिकल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। आपको बस ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें कठिन नहीं आएंगे, आपके सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। सो ये फॉर्मूला है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आपके पास V है, P है, तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन। सो देखिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट देखिए आपके पास करंट आ चुका है और वोल्टेज आ चुका है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं VI से, मीन्स हमने ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाल लिया। पर अगर आप वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, P इजिकल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सो इससे भी आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो V अपॉन आई, V आपको 220 वोल्ट दिया, आई अपन निकाल चुके हैं 18.2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 12.1 ओम। सो आई होप आपके दोनों आंसर आ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। सो एनर्जी कंज्यूम्ड का हमें फॉर्मूला पता है VIT। सो V हमें दिया है 220 वोल्ट, आई हम निकाल चुके हैं 18.2, और T हमें दिया है क्वेश्चन में 2 आवर्स। सो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो देखिए E इजिकल्स टू VIT, V दिया 220, आई दिया 18.2, टाइम दिया 2 आवर्स, सॉल्व करने पे 8000 वाट आवर। आप इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 8 किलोवाट आवर। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंपली आपके आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट इफ़ 1 किलोवाट आवर इज़ प्राइस्ड एट 50 पैसे। देखिए अब आपकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो आपकी तो आई चुकी है 8 किलोवाट आवर,
8 किलोवाट आवर है, पर 1 किलोवाट आवर के आपके पैसे कितने, 50 पैसे। सो 8 किलोवाट आवर के कितने हो जाएंगे, अगर हम इसको रुपीज़ में चेंज करें तो 0.50, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 रुपीज़। मीन्स ये टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 रुपीज़। सो कॉस्ट निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, एनर्जी इनटू प्राइस, कितना आपने एनर्जी कंज्यूम करी और एक जो यूनिट है उसका कितना प्राइस है। सेम इसी तरीके से हम घर की भी जो लाइट आती है उसका भी हम कॉस्ट इसी तरीके से निकालते हैं। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी याद है तो आपको तीनों क्वेश्चंस आ जाएंगे। डिफाइन द फॉलोइंग, डेफिनेशंस पूछी हैं आपसे इस क्वेश्चन में। सो पहला है 1 एम्पियर, दूसरा है 1 वॉट, तीसरा है 1 वोल्ट। सो आपको ये तीनों की डेफिनेशन आपको बताना है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पार्ट्स में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पार्ट्स में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप हैं तो बहुत क्वेश्चन बहुत सरल, बट ये टाइप्स में पूछे जा सकते हैं आपसे, पार्ट्स में पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, डेफिनेशन लिखिए, पेन पेपर पे अपना आंसर लिखिए जो आप चाहते हैं। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। सो हेयर इज़ योर आंसर। सो देखिए 1 एम्पियर क्या होता है। अब देखिए हमें करंट की बेसिकली डेफिनेशन लिखना है। तो करंट क्या होता है, करंट होता है Q इंटू अपॉन टी। सो ये होता है फॉर्मूला। सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इजिकल्स टू Q अपॉन टी, Q इजिकल्स टू आई टी होता है ना, तो ये वही फॉर्मूला है। सो हमें 1 एम्पियर बताना है इसमें, मीन्स हमें I को क्या करना है, 1 एम्पियर करना है। तो अगर हम Q को भी 1 कर दें और टाइम को भी 1 कर दें तो सॉल्व होने पे क्या आएगा, 1 अपॉन 1 1। तो मीन्स अगर हम इसको 1 कूलाम कर दें और इसको हम 1 सेकेंड कर दें, क्योंकि कूलाम और सेकेंड इसलिए क्योंकि इनका ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो सॉल्व होने पे क्या आएगा, 1 एम्पियर। सो बेसिकली बस इसी से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते। सो देखिए 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मीन्स यही 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड जो मैंने अभी आपको बताया। देन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप देखिए डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं आराम से। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट है 1 वॉट। सो देखिए वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो पावर का हमें एक फार्मूला, पावर की वजह से बहुत फार्मूले होते हैं और आप हर फार्मूले से डेफिनेशन दे सकते हैं, बट ये बिल्कुल बेसिक है जो इस फार्मूले से आप अच्छे से दे पाएंगे, मीन्स आपको अच्छे से याद रहेगी, रिटेंशन इसमें अच्छा है। सो देखिए पावर को हमें 1 वॉट करना है। सो देखिए 1 वॉट करना है तो हमने वर्क क्या कर दिया, 1 जूल कर दिया, और जो टाइम है वो हमने 1 सेकेंड कर दिया। मीन्स जब भी कोई अप्लायंस 1 जूल ऑफ एनर्जी कोई कंज्यूम कर लेगा 1 सेकेंड में, सो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट। बेसिकली बस आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद है तो। सो देखिए 1 वॉट क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड देन द पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 वॉट। मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड देन द पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 वॉट। मीन्स P इजिकल्स टू W अपॉन टी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए 1 वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 वोल्ट क्या होता है, देखिए जब 1 जूल ऑफ वर्क मीन्स जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है, जब हम एक कूलम चार्ज को कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको हम कहते हैं 1 वोल्ट। मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन टेकिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। देखिए आप इसका भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, V इजिकल्स टू W अपॉन क्यू। सो W यहाँ पे आएगा 1 जूल और यहाँ पे 1 जूल, और ये जो Q है वो हो जाएगा 1 कूलम। मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं और एनर्जी अगर 1 जूल खर्च हो रही है, तो जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट। So when 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from one point to another in an electric field, then the potential difference is called 1 volt. So I hope आपको ये आंसर आ गए होंगे, बट आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं मेरे साथ वीडियो लेक्चर्स में तो आपको ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो आपको आ जाएंगे।
So here is the next question, 12th question. A 40 watt lamp requires 0.182 एम्पियर ऑफ करंट। मीन्स कोई एक 40 वाट की लैम्प है, उसको इतना करंट चाहिए एट 220 वोल्ट्स। मीन्स 0.182 एम्पियर ऑफ करंट एट 220 वोल्ट। वाइल अ 60 वाट, मीन्स कोई एक दूसरी लैम्प है जो 60 वाट की है और जिसको करंट की रिक्वायरमेंट है 0.272 एम्पियर एट 220 वोल्ट। मीन्स इसको 220 वोल्ट पे चाहिए 0.182 और इसको 220 वोल्ट पे चाहिए 0.272। इफ़ अ 40 वाट लैम्प एंड अ 60 वाट लैम्प, मीन्स अगर हम इन दोनों लैंपों को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में 220 वोल्ट लाइन से, सो हाउ मैनी एम्पियर्स ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ईच लैम्प। मीन्स फिर अलग अलग सेपरेटली अलग अलग लैंप से कितना करंट फ्लो होगा, हमें ये बताना है। सो ट्राई करिए, मैं आपको इसका बताऊंगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो चिंता लेने की आपको बात नहीं है, डोंट टेक टेंशन। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो से आप बने रहिए, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। सो देखिए, अभी क्वेश्चंस इतने बड़े हैं तो देखिए अब मैं आपको एक लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ। आपसे पूछा क्या है, करंट। आपको कुछ नहीं पता, आपको तो बस बेसिक एक फार्मूला पता। करंट का एक फार्मूला होता है ओम्स लॉ से, V/V=IR। सो अगर हम I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा V/R। सो हमें तो बेसिकली करंट चाहिए और हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, और वोल्टेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 220 वोल्ट। सो मीन्स हमें जो काम करना है, हमें रेजिस्टेंस का काम है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। मीन्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें बेसिकली करंट निकालना है, और करंट हमने ओम्स लॉ से निकालेंगे ही, V/R। क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है I/Q/T, पर हमें टाइम नहीं दिया तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। सो एक ही फार्मूला बचता है I/V/R, और V हमें दिया है क्वेश्चन में 220 वोल्ट, R हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं। देखिए फिर हमने एक इसमें फार्मूला यूज़ किया P/I²R। ये पावर का फार्मूला है, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में पावर दी है और हमें क्या कहते हैं करंट दिया है कि उन्हें उस वोल्टेज पे, पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना करंट चाहिए। सो ये फार्मूला बिल्कुल सूटेबल है, P/I²R। सो अब देख सकते हैं इससे हमने R निकाला 40 वाट लैंप का। मीन्स हमने रेजिस्टेंस निकाला जो 40 वाट की लैंप है उसका। सो उसका फार्मूला हमने इसी में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आप देख सकते हैं हमने वैल्यू पुट कर दी और आंसर कुछ आ रहा है 1207.6। और हमने रेजिस्टेंस यदि 60 वाट लैंप का निकाला तो ये P/I²। सो आप देख सकते हैं दोनों का हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है। और हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया है व्हेन द टू लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब आपको सबको पता है कि जब भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R1+R2। मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसका डायरेक्ट हम सम कर देते हैं। तो इसमें भी हमने देखा था कि जब हमें R1 मिल गया, R2 मिल गया, तो हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करने पे हमें ये मिला है 2018.6। सो देखिए हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है और अप्लाइड वोल्टेज हमें क्वेश्चन में दिया गया था 220 वोल्ट। सो अब हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना, तो बेसिकली हम फॉर्मूला लगा देंगे I/V/R। और V हमने 220 वोल्ट रखा है, यहाँ पे हमने रखा 2018.6। सॉल्व करने पे कुछ 0.109 एम्पियर कुछ आ गया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।